गुजरात का लड़का बनेगा फैक्ट्री का मालिक और बिहार के बच्चे बनेंगे उन फैक्ट्रियों में मजदूर, ये बात नहीं चलेगी। अमित शाह चाहे जितना जोर लगाना है लगा लें, भाजपा के लोग जितनी ताकत लगा ले, बदलाव हो कर रहे, तो भरोसा रखिए आपको भी हारने नहीं देंगे। मीडिया वाले रोज आकर पूछ रहे भाई जनसुराज पैसा कहाँ से खर्चा कर रहा है, मैं रोज जवाब दे रहा हूँ। आज तक कोई मीडिया वाला नहीं मिला जो जाकर भाजपा से पूछे भाई तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया, आरजेडी का पैसा कहाँ से आया, जबरदस्ती के जर्नलिस्ट बने जा रहे हो यार। ये मीडिया के लोगों ने तो लिखा भाई जनसुराज का कुछ हो ही नहीं सकता है, ये पैदल चलने से क्या होता है बिहार में। आज जब हजारों लोग जनसुराज से जुड़ गए हैं तब मीडिया वाले जगह हैं। कल हो के चुनाव परिणाम जनसुराज के पक्ष में आएंगे तब ये भगे भगे आएंगे हेडलाइन बनाने। Nitish Kumar is at the end of his career. Today, Nitish Kumar is a political liability for his own party, for his alliance partners and for Bihar as a whole. कि जो मोदी को लेकर अंधभक्ति दिखी थी कि मोदी के नाम पर कोई भी खड़ा होगा वो जीतेगा, वो नहीं है। लोग निचले स्तर पर उम्मीदवारों को, पार्टियों को, उनके कार्यक्रमों को, उनके परफॉर्मेंस को भी देख रहे हैं। They dislike Nitish Kumar, but at the end of it, because there is no other alternative, when they compare it with Lalu Yadav, at least there is no kidnapping, there is no ransom, there is no रंगदारी, there is no fear. CA NRC को का कानून सरकार लेकर आई, बड़ा विरोध हुआ, 2 साल विरोध हुआ। सरकार ने समाज के सभी वर्गों को ध्यान में नहीं रख के फिर से उसी कानून को लागू कर दिया तो क्या हुआ जमीन पर? CA NRC का कोई फायदा नफा नुकसान आपको देख रहा है? वो डस्टबिन में पड़ा हुआ है। द राजनीतिक बंधुआ मजदूरी, where parties and leaders have taken sections of society as their जागीर, दैट ये जाएंगे कहाँ, मैं काम करूँ या न करूँ, अगर ये मुस्लिम है तो हमको मैं राजद का कैंडिडेट हूँ तो मुझे वोट देगा ही देगा। आप जाकर मुस्लिम एरियाज़ के हालात को देखिए, उनके गांव की दशा को देखिए, उनके बच्चों की स्थिति देखिए। इसके बावजूद वो 18% लालू जी को इसलिए वोट कर रहा है क्योंकि वो भाजपा को दे नहीं सकता है और आरजेडी भी ये बात जानती रही है, तो इसलिए उनका कोई काम करते नहीं है। सिमिलरली जो नीतीश की पार्टी है, जो भाजपा है यहाँ, वो अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं करते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी हो। वो जान रहे हैं कि हम लालू का भय दिखाएंगे और हमको वोट मिल जाएगा। सो फॉर both sections of voters, Jan Swaraj is a fresh air, a fresh opportunity, a third alternative, which provides them opportunity to vote on merit, which provides them opportunity to vote on basis of education, employment, or the program which party is putting in front of people, rather than just voting out of fear of somebody else. So there are 2 things when it comes to the upcoming bipolar elections, when it comes to the 4 candidates that you have declared. There's 2 things that are doing rounds in the media at the moment. One, 3 out of the 4 candidates having cases being registered against them in the past. The other, when you speak about Tejaswi's educational background, the counter question is, what about the educational background of the candidates that you have now proposed? Yeah, you guys are putting rubbish. Which media agency has asked कि भाजपा ने तरारी में एक बाहुबली के लड़के को कैंडिडेट बनाया है? I was actually going to come to that. No. Don't be selective. Okay. When I say Tejaswi is 9th pass or 9th, he has not passed 9th. It is not to say that anybody who has not passed 9th or 10th cannot be a good person, cannot be a wise person. You listen to what I have been saying for last 2 years. फॉर्मल एजुकेशन का विजडम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि कई बार परिस्थितिवश आप बहुत गरीब घर के हैं, आपके गांव में स्कूल नहीं है, आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाने की सुविधा नहीं दे पाए आपके माँ बाप, तो उस परिस्थिति में आपकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री के लड़के हैं, आपके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं और आप 9th क्लास नहीं पास करते हैं, तो मोर देन योर कैलिबर, इट शोज़ योर अप्रोच टुवर्ड्स और योर थिंकिंग टुवर्ड्स एजुकेशन। अगर मैं मुख्यमंत्री का लड़का हूँ और मैं 9th पास नहीं किया है मैंने, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति मेरा नज़रिया क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि गांव में कोई किसान है जो 9th पास नहीं किया या 10th पास नहीं किया, वो सही व्यक्ति नहीं है या वो जनसुराज से नहीं लड़ेगा। मतलब हर गांव में जो PhD किया हुआ है वो जनसुराज का कैंडिडेट होगा, ये थोड़ी ना कहा गया है। आप कह रहे हैं कि केस है, आप ज़रा केस निकाल कर देखो भाई। जो नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स के जीवन में केस होते हैं उनकी बात, वर्सेस जो सामने ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं, जो बाहुबली हैं, जो बालू माफिया हैं, जो शराब माफिया हैं, मीडिया वो बात करती नहीं है। और मतलब कोई समाज में अच्छा करने जाए
तो मीडिया को लगता है अब चलो इनको मैं लिंच करता हूँ। और जो नॉन गलती करने वाले हैं उसको आप लोग को हिम्मत भी नहीं होती है पूछने के लिए। मीडिया वाले रोज़ आकर पूछ रहे हैं भाई जनसुराज पैसा कहाँ से खर्चा कर रहा है, मैं रोज़ जवाब दे रहा हूँ। आज तक कोई मीडिया वाला नहीं मिला जो जाकर भाजपा से पूछे भाई तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया, आरजेडी का पैसा कहाँ से आया। ज़बरदस्ती के जर्नलिस्ट बने जा रहे हो यार। एक तो आप लोग समाज के लिए कुछ करते नहीं हो, अगर कोई कर रहा है तो आपका काम है कि उसको बस किसी तरह पैर खींचो और ये बताओ कि भाई ये काम नहीं हो सकता है। सर आई थिंक नहीं, दिल्ली में बैठ के हाँ जी बिहार को गाली देने वाले लोग, बिहारी कह के मजाक उड़ाने वाले पत्रकार आकर वहाँ से ज्ञान दे रहा है कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता है और वहाँ से कह रहा है कि ये तो गलत है। अरे अगर तुम्हें इतना ही बिहार से प्यार है, अपने बच्चे को जरा यहाँ पढ़ाई के लिए भेजो। तुम आरजेडी के वोटर हो, तेजस्वी का गुणगान कर रहे हो दिल्ली में बैठ के पत्रकार के तौर पर, तो एक बार अपने बच्चे को बिहार में 1 साल पढ़ने के लिए भेजो। तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ता है तो बिहार के किसी अस्पताल में आके इलाज करा लो। बाकी छोड़ो, तुम 2 दिन आके 5 दिन रह के बिहार में दिखा दो। दिल्ली में बैठ के बिहारियों को गाली देने वाले लोग, बिहारियों को अनपढ़ बेवकूफ़ कहने वाले लोग हमको ज्ञान दे रहे हैं कि अरे बिहार में तो कैसे होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि बिहार ऐसा ही रहे। अगर बिहार ऐसा नहीं रहेगा तो गुजरात में 10,000 में लेबर मिलेगा कहाँ से, पंजाब में खेत काटने वाला बंदा कहाँ से आएगा। तो जो पंजाब के लोग, जो गुजरात के लोग, जो दिल्ली में बैठे हुए पत्रकार बिहारियों का रोज़ मजाक उड़ाते हैं, जो बिहार का 38 डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं बता सकता है, वो हमको ज्ञान दे रहा है या हम लोग को बता रहा है कि बिहार में क्या होना चाहिए। एज अ फॉलो अप क्वेश्चन टू दैट सर, आपने मीडिया के बारे में बात कर ही लिया है, तो आप जब बोलते हो कि मेरा फी इतना है एडवाइस देने का, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हेडलाइंस। एट द सेम टाइम व्हेन यू स्पीक ऑफ एजुकेशन, इट डज नॉट क्रिएट द सेम नंबर ऑफ हेडलाइंस। अरे आप देखो, मैं गांव में जाकर समझा रहा हूँ, गांव की महिला है उसको आप कहते हो चुनावी रणनीतिकार है। वो महिला को क्या समझ में आ रहा है चुनावी रणनीतिकार का मतलब क्या होता है? तो उसको ये बताया जाता है कि भाई जैसे तुम्हारे घर में कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, उसको 500 रुपये फीस देते हो, अपना दवा कराते हो। ये तो एक बताने का तरीका है। अब हेडलाइन मीडिया क्या बनाती हो? मीडिया आई एम नॉट गाइडेड बाय मीडिया, मीडिया इज गाइडेड बाय जनसुराज। ठीक है ना, हम 2-2.5 साल से चल रहे हैं। वो मीडिया की कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी। ये मीडिया के लोगों ने तो लिखा भाई जनसुराज का कुछ हो ही नहीं सकता है, ये पैदल चलने से क्या होता है बिहार में। आज जब हजारों लोग जनसुराज से जुड़ गए हैं तब मीडिया वाले जगह हैं। कल हो के चुनाव परिणाम जनसुराज के पक्ष में आएंगे तब ये भगे भगे आएंगे हेडलाइन बनाने। जिस दिन मैं 2 साल पहले पैदल चलना शुरू किया, 10 लोगों के साथ बिहार के गाँव में घूम रहा था, तब तो मीडिया वाले मजाक उड़ा रहे थे। इनको भाई ये तो पोस्ट फैक्टो एनालिसिस करने वाले लोग हैं। मीडिया में 100 में 95 आदमी वो है जो घटना घट गई तो ये बताता है कि ये घटना क्यों घटी। वो ये नहीं बता सकता है कि आगे घटना क्या घटने वाली है। वो क्षमता बहुत कम लोगों को है, इसलिए नहीं है कि मीडिया को नीचे उतर के ग्राउंड पे तो कुछ देखना नहीं है। जो बड़ी घटना दिखने लगी तो आप वहाँ आते हैं, वहाँ कैमरा लगाते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं कि ये घटना क्यों घटी, कि जनसुराज में इतने लोग क्यों जुड़े। अब आप बता रहे हैं भाई 2.5 साल से जो प्रयास ग्राउंड पर हुआ है उसके लिए तो मीडिया को इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि वो न्यूज़ नहीं है, वो उस पर व्यू आएगा नहीं। तो जब आप रिपोर्ट ही 2020 मोड में करते हो हेडलाइन के लिए कि, तो आपको कहाँ से समझ आएगी कि ज़मीन पर क्या हो रहा है। That was the reason I was asking. भाई मेरे दिल्ली में 70 में 67 आम आदमी पार्टी जब जीती और मीडिया देश के सबसे बड़े मीडिया के धुरंधर उसी दिल्ली में बैठे हुए हैं। कितने मीडिया वालों ने पहले कहा था कि 67 सीट आ रहा है आम आदमी पार्टी को। पूरे देश की मीडिया जब बंगाल में बैठी हुई थी सब कह रहे थे बीजेपी 200 सीट जीत रहा है। मेरे भाई आप 4 दिन बिहार आए और 4 दिन में आपने 10, 20, 50, 100 लोगों से बात किया, उसी के आधार पर एनालिसिस लिख दी। आपको कैसे पता चलेगा कि नीचे गांव में क्या हो रहा है? बिहार में 40,000 गांव है। लोगों के लिए हेडलाइन एजुकेशन है। लोग 100 करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं। गांव में किसी गांव में जाओ, जैसे ही जनसुराज का नाम लोगे तो लोग कहेंगे अच्छा ये वो वाले लोग हैं जो शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं। गांव में चर्चा ये है कि पहली बार कोई पार्टी आकर हमारे बच्चों के पढ़ाई की बात कर रही है, वो वोट दे या ना दे। पहली बार कोई आदमी बिहार में पलायन की बात कर रहा है। पहली बार कोई ये कह रहा है कि भाई नेताओं के बच्चों को नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दो। गांव में आप किसी महिला से पूछ लीजिए, किसी आदमी से पूछिए जनसुराज का, वो चाहे वोटर ना हो, वो जनसुराज के बारे में ये बताएगा
मीडिया को नहीं देखना है, मीडिया को ये देखना है कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा कि उनका फीस क्या है। हम 10 साल से जो काम कर रहे हैं तो यही मीडिया लिखती रही कि सैकड़ों करोड़ रुपया लेते हैं, आपको हमसे सुनने की क्या जरूरत है। Coming to your policy priorities. What is your priority in terms of policy for Bihar in terms of education, health and jobs? बिल्कुल प्रायोरिटी क्लियर है। बिहार को गरीबी से निकालने का एकमात्र रास्ता यहाँ के लोगों के लिए पढ़ाई, रोजगार और ज़मीन सुधार, भूमि सुधार, क्योंकि यही 3 रास्ते हैं जिससे लोग गरीबी से निकल सकते हैं। आप पढ़ लिख कर रोज़गार पा लेंगे, नौकरी पा लेंगे तो आप गरीबी से निकल सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी ज़मीन हो, खेती करके भी आप गरीबी से निकल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पैसा पूंजी हो तो आप कोई रोजी रोज़गार करके गरीबी से निकल सकते हैं। तो हमारी जन स्वराज की पॉलिसी प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर है। बिहार में सबसे ज़्यादा अगर किसी बात की ज़रूरत है तो वो शिक्षा, रोज़गार की ज़रूरत है, यहाँ के लैंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। और हम लोग की पॉलिसी प्रायोरिटी वही है कि यहाँ 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सबसे बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की जाए, 15 साल से 50 साल के उम्र के लोगों के लिए पूंजी की व्यवस्था की जाए ताकि वो स्वरोजगार कर सके, और 50 साल से जो ऊपर के लोग हैं उन लोगों के लिए कम से कम 2000 रुपये महीने की व्यवस्था की जाए ताकि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें। तो ये जो बीच का वर्ग है 15 से 55, उसमें खेती शामिल है, व्यापार शामिल है, नौकरी शामिल है, और वो कर तब पाएंगे जब उनके पास पूंजी की उपलब्धता हो। तो हम लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो लोग काम कर सकते हैं उनको पूंजी उपलब्ध कराना चाहते हैं, और जो लोग बूढ़े हो गए हैं, जो अब पढ़ नहीं सकते हैं, रोज़गार नहीं कर सकते हैं, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ देने का प्रॉमिस कर रहे हैं। ये जन स्वराज के जो 5 वादे हैं, जो हम लोग कह रहे हैं कि जन स्वराज आएगा तो कम से कम ये 5 चीज़ हो जाएगा। ये 5 चीज़ हम लोग की प्रायोरिटी है। वो सारे पॉलिसी फॉर्मुलेशन का एक तरीके से आप समझ लीजिए कि फाइनल आउटकम है। Coming to the upcoming by-polls, what is the realistic expectations that you've got about your party's performance? First of all, it's not my party. It's party made by millions of people of Bihar. What is realistic expectation? Expectation is that people of Bihar will end the political slavery to parties like RJD, JDU and BJP, and will vote for a fresh alternative. At this point in time, what is your opinion of the top leaders of Bihar? One is Nitish, the other is obviously Tejasvi Yadav. And what is your take at the moment on Mr. Chirag Paswan? Your opinion on these 3 leaders of Bihar? See, Nitish Kumar is at the end of his career. I don't have to give any opinion. What opinion you would have about somebody who is at the end of his career? That his career is getting over in matter of few months. His long political career is about to end. Today, Nitish Kumar is a political liability for his own party, for his alliance partners, and for Bihar as a whole. As far as Tejasvi Yadav is concerned, Tejasvi Yadav for me is son of Lalu Yadav, who has been one of the big leaders of Bihar in last 2-3 decades. Politics in Bihar has revolved around Laluji. So Tejasvi Yadav for me is his son, and hence because he is son of Lalu Yadav, he is leader of RJD, but he is not the leader of Bihar. Got it. Chirag Paswan is with NDA, he is minister in the government, and primarily he has been active in some pockets of Bihar, talking the same issues, literally the same issues what we have been talking. He has been critical of Nitish Kumar. He has been talking about Bihar and need for Bihar to be more aspirational as far as the political diaspora is dispensation is concerned. He has been talking about need for us to think big. So I do not see any contradiction, major contradictions, barring the fact that he is with BJP and we are following Gandhi. So both cannot go together. But as far as the issues concerning Bihar or development of Bihar is concerned, there is a lot of similarity between what we are saying and what he has been saying in last few years. Maybe not with the same intensity or not at the scale at which we are talking, but he has been making the right noise. Now he is in government of India. He is part of the government in the central government. He should use this opportunity to do some good for people of Bihar, and for that my best wishes.
Sir, you've been speaking at length about the rights of the minority community and how you will fight to safeguard them given a chance. How do you then respond if an allegation is thrown at you saying this is a strategy to dent the vote bank of the RJD? I am born Brahmin. So that way, if I am fighting, I am denting BJP and NDA vote. If I will reach out and talk about the rights and betterment of EBC or Dalits, then you will say that I am denting NDA. If I am reaching out to Muslim, then you are saying I am denting RJD. Of course, if a new party comes, whichever part of society I will reach out, it will dent someone's vote. So what is the rocket science about it? No, I mean, there are people who are alleging, and not only in this state, but in a lot of states, Team B is something that has become very usual for people to allege. If you are an RJD supporter and you have taken this 18% voters for granted, taking their vote, giving nothing to them, doing nothing for them, and continue to take them for granted and only talk about the fear of BJP, all of a sudden somebody goes and tells them that, wait, why are you voting for these people? They haven't done anything for your children. They haven't defeated BJP either. Yes. The RJD has not able to defeat BJP either. Then why do you vote for them? They haven't done any development work for you. They have not given you political participation and they have not been able to defeat BJP. भाई वोट किसी को कोई क्यों देता है? आप अपने और अपने समाज के विकास के लिए वोट देते हो, आप राजनीतिक भागीदारी के लिए वोट दे सकते हो, या दोनों नहीं है तो अपने राजनीतिक विरोधी को हराने के लिए वोट दे सकते हो। आरजेडी और मुसलमानों का जो बिहार में इक्वेशन है, मुसलमानों को विकास मिला नहीं, दलितों के बाद सबसे ज़्यादा गरीब बदहाल अगर कोई है बिहार में तो मुसलमान है। 30-35 वर्ष के आरजेडी के रूलिंग को वोट देने के बावजूद उनको विकास नहीं मिला। भागीदारी का आलम यह है कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, आरजेडी ने 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, पूरे विधानसभा में 19 विधायक मुसलमान हैं, तो आरजेडी आपको भागीदारी दे नहीं रही है। और तीसरा, 1989 से मुस्लिम्स वोट दे रहे हैं यहाँ आरजेडी को, और 1989 से अभी तक भाजपा 0 से बढ़कर 30 हो गई, देश में 2 से बढ़कर 240 हो गई। तो ये बात जाकर मुसलमानों को बताया जा रहा है कि भाई तुमको ना विकास मिला, ना भागीदारी मिली, ना भाजपा को हरा पा रहे हो, तो फिर लालटेन में किरासन तेल बनकर क्यों जल रहे हो? तो ऑब्वियसली जब लालटेन से किरासन तेल निकलने लगेगा, आपकी लालटेन है वो बुझने लगेगी, तो आप तो चिल्लाओगे ही। तो चिल्ला रहे हैं, ये मुसलमान थोड़ी ना चिल्ला रहा है, ये वो चिल्ला रहे हैं जो आरजेडी से हार रहे हैं, जो अभी तक मुफ्त में मुसलमानों का वोट लेते रहे, वो लोग चिल्ला रहे हैं और चिल्लाएंगे, अभी ज़्यादा चिल्लाएंगे आगे। So there was a question that was coming in, keeping in mind the 2025 assembly elections of Bihar. Post Haryana, do you feel that there is a wave going in for the BJP, which, because following Maharashtra, Jharkhand and obviously Delhi, so do you think it will lead up to Bihar? मैंने आपको क्या बताया, ये मीडिया को ना लोकसभा चुनाव से पहले मोदी का वेव दिखा, 25 सीट कम आया तो अब कह दिया कि अब राहुल का वेव है, एक हरियाणा का चुनाव आया तो फिर मोदी का वेव बनाने लगे। मेरे भाई, आपको 24 घंटे मीडिया में न्यूज़ करना है, हर मिनट कुछ बोलना है, हर घंटे कुछ बोलना है। पॉलिटिक्स या समाज, उसके विषय, उसका सपोर्ट, उसका विरोध, वो मिनट टू मिनट चेंज नहीं होता है। एक बार अगर मोदी की पॉपुलैरिटी या अंधभक्ति कम हो गई तो वो ओवरनाइट फिर सुधर नहीं जाएगी। हरियाणा में क्यों जीते, नहीं जीते, क्या हुआ, नहीं हुआ, वो बात की बात है। भाई चुनाव है, कोई जीतेगा, कोई हारेगा। बट जो लार्जर मैसेज है कि जो मोदी को लेकर अंधभक्ति दिखी थी कि मोदी के नाम पर कोई भी खड़ा होगा वो जीतेगा, वो नहीं है, वो स्थिति आज नहीं है। लोग निचले स्तर पर उम्मीदवारों को, पार्टियों को, उनके कार्यक्रमों को, उनके परफॉर्मेंस को भी देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मोदी ख़त्म हो गए, लेकिन जो स्थिति 14 में थी, जो स्थिति 19 में थी, वो स्थिति आज नहीं है। सर, आपने यूसीसी पे अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया है, लेकिन रीसेंट तिरुपति कंट्रोवर्सी ने एक लार्जर डिबेट फिर से प्रोवोक किया है। वो क्या है कि गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पर आपका क्या स्टैंड? मेरे भाई, आप बात कर रहे हो वक्फ बोर्ड के बिल की, ठीक है? गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे, रिलीजियस मैटर्स पे, समाज पे? मेरा अपना मानना है कि जहाँ तक हो सके
सरकार को सरकार का काम करना चाहिए, समाज के कामों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। चाहे वो लिकर बैन की बात है, कपड़े, क्या मैं कपड़ा पहनूंगा, क्या मैं खाना खाऊंगा, कौन सा रिलीजन में प्रैक्टिस करूंगा, संविधान ये इजाज़त सरकारों को नहीं देता है कि आप लोगों के पर्सनल मैटर में घुसकर उसमें हस्तक्षेप करें। लेकिन जो लोग सरकार में रहते हैं वो ये करते ही रहते हैं। बिहार में शराबबंदी लागू है, भाई संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि ये हो सकता है कि आप शराबबंदी के खिलाफ हैं तो उसको आप सोशल एफर्ट के तौर पर प्रयास कीजिए, लेकिन आपने कानून बना दिया कि जो भी शराब पिएगा उसको जेल में डाल देंगे। अब कल आप कानून बना देंगे कि कोई जो आदमी नॉन वेजिटेरियन है उसको मैं जेल डाल दूंगा, कोई आदमी ये कपड़ा नहीं पहनेगा तो उसको जेल में डाल दूंगा, कोई आदमी ये हम इस तरीके से प्रेयर नहीं करेगा तो उसको पकड़ लूँगा। तो जहाँ तक हो सके, जो हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं, जितना हम लोग संविधान को समझते हैं, लोगों की जो पर्सनल राइट है, जो फ्रीडम है, उसमें सरकारों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर सरकार कोई पॉलिसी बना रही है जिसमें लोगों के पर्सनल लाइफ पर बड़ा इफेक्ट हो सकता है, तो वे फॉरवर्ड उसका यही है कि लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। आप चाहे यूसीसी की बात करें, वक्फ बोर्ड की बात करें, या सीए एनआरसी की बात करें, या किसान कानून की बात कर लीजिए। किसानों के लिए देश में कानून बनाया गया, वो तो मुसलमानों के लिए नहीं था। लेकिन अगर किसानों को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया तो कानून वापस करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। लैंड एक्विजिशन बिल पर सरकार ने 2014-15 में 4 बार अध्यादेश लाया, जन समर्थन नहीं था उसके लिए तो उसको वापस लेना पड़ा। कोई भी कानून आप बनाएंगे, अगर जो समाज का जो वर्ग उससे अफेक्टेड है, अगर वो उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लेकर कानून बनाओगे तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप लाइक इंडिया में उसका एग्जीक्यूशन ऑन ग्राउंड मुश्किल होगा। सीए एनआरसी को कानून सरकार लेकर आई, बड़ा विरोध हुआ, 2 साल विरोध हुआ। सरकार ने समाज के सभी वर्गों को ध्यान में नहीं रख के फिर से उसी कानून को लागू कर दिया तो क्या हुआ ज़मीन पर? सीए एनआरसी का कोई फ़ायदा, नफ़ा, नुकसान आपको देख रहा है? वो डस्टबिन में पड़ा हुआ है। कोई भी कानून जब आप बनाएंगे, कानून तो लोगों के लिए बनाया गया है ना भाई, बनाया जा रहा है। जब समाज में जिसके लिए कानून आप बना रहे हैं वही उससे सहमत नहीं है तो कानून बनाने का क्या फ़ायदा है? Sir, I'll end this interview with just 2 questions. We ran a poll yesterday on our portals saying अगर viewers को कुछ question पूछना है आपको. There was one question which came in from Bihar. A lady called Farasha asked you this question. The question was, if we believe Jan Swaraj today, just for being in power, will the party ever consider getting into an alliance with the BJP? That was a question that came in from a viewer. The question of alliance, either with BJP or any other party, Congress included, or RJD, or any party, does not exist, neither pre-poll nor post-poll. जन स्वराज का किसी भी पार्टी से बिहार में किसी भी तरह का प्री पोल या पोस्ट पोल अलायंस ना है, ना हो सकता है, असंभव। जन स्वराज 243 सीट लड़ेगा, 242 नहीं। अभी 4 उपचुनाव हो रहे हैं। एकमात्र पार्टी जन स्वराज है जो चारों चुनाव लड़ रही है। बीजेपी 2 लड़ रहे हैं, आरजेडी वाले 1 या 2 या 3 लड़ रहे हैं, जदयू वाले 1 लड़ रहे हैं, मांझी जी 1 लड़ रहे हैं, चिराग पासवान लड़ ही नहीं रहे हैं। जन स्वराज चारों सीट लड़ रहा है। कोई अलायंस का कोई सवाल नहीं है। सरकार बने न बने, जीते हारें, अलायंस किसी भी तरह का किसी भी पार्टी से संभव नहीं है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.